हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 99 है और इसकी डेट क्या रहने वाली है? इसकी डेट है 1 अप्रैल 2022। यानी कि आप में से बहुत बच्चे आज क्या करेंगे, अपने दोस्तों को अप्रैल फुल बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा गलत मजाक मत कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है यानी कि भूगोल की किताब का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, विनिर्माण उद्योग, और हम क्रैश कोर्स में भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं फुल चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप मेरी क्रैश कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह कैसा रहेगा, आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपको पैराग्राफ के में से छाट के अपने आंसर्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भाई निर्यातक की बात कर रहा है वो, यानी कि निर्यातक कौन होता है? जो देश अपना सामान बाहर बेचता है। तो उसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा देश है जो जूट के बने हुए सामानों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, यानी कि बाहर के देशों को सबसे ज़्यादा अपना जूट बेचता है ये। ठीक है, तो इस मामले में बांग्लादेश जो छोटा सा देश हमसे भी आगे निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पटसन उद्योगों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? अब भाई देखो, जूट या पटसन उद्योग जो है उसके आगे कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं, तो मैं आपको बता दूं। हम जितने भी इस चैप्टर में जितने भी हम उद्योग धंधे पढ़ेंगे उनके आगे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, वो सभी ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि इस उद्योग की क्या समस्याएं थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो जूट है ना, जूट उसकी उत्पादन की लागत काफ़ी उच्च है। अब जब भाई वो महंगा बन के तैयार होगा तो बिकेगा भी महंगा, और भाई बिकेगा महंगा तो लोग उसको पसंद करेंगे नहीं। ठीक है, कच्चे माल का भंडारण। अब देखो जो जूट है उसका कच्चा माल जो है एक जगह स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इंडिया में ना वो स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपको पता है भाई, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रहने के लिए घर तो है नहीं, तो जूट का क्या ही स्टोरेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं जूट उद्योग के आगे। ठीक है, अच्छा जूट उद्योग और पटसन उद्योग में ना कंफ्यूज नहीं होना है, सेम होते हैं दोनों। ठीक है, बिजली आपूर्ति की कमी। अब भाई ये वाला जो है ना, ये तो हर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम में कॉमन रहेगा। ठीक है, कोई सा भी उद्योग आ जाए, बिजली आपूर्ति की कमी या बिजली की आपूर्ति, बिजली का अपर्याप्त उपलब्धि, ये भी जो है हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम रहने वाली है। इर्रेगुलर सप्लाई तो आप अपने घर में डेली देखते होगे यार कि लाइट कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है ना। गर्मी में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखो हमारे को बिजली की ज़रूरत क्यों होती है? बिजली की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हर फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीनों की ज़रूरत है। और मशीनें कैसे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। तो अगर जब बिजली नहीं होगी तो काम न रुक जाएगा। तो ये जो है कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है, बांग्लादेश में जूट मिलों की वृद्धि और विदेशी बाजार की हानि। अब भाई देखो, बांग्लादेश जो है वो हमसे काफ़ी आगे निकल गया है जूट के सामानों को बनाने में। अब जब वो जूट के सामान हमसे ज़्यादा बनाता है, प्लस हमसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बनाता है, क्योंकि वहाँ की जूट ना ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की जूट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि विदेशी बाजार में हमारे को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे को एक बहुत ही टक्कर वाली बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, स्थानापन्न वस्तुओं का उदय। स्थानापन्न मतलब होता है सब्सटीट्यूट। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको चाय है, ठीक है, कभी चाय महंगी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो ये कह सकते हैं कि चाय जो है वो कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट है और कॉफ़ी जो है वो चाय का सब्सटीट्यूट है। तो सेम इसी तरीके से जूट के बने हुए सामान के आजकल हमारे पास स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। जैसे कि अब हम जूट के बैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जूट की रस्सी जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स की बनी हुई रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत है इसके आगे। ठीक है, जूट इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ना 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि क्यों जूट मिल जो है वो ज़्यादातर हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब भाई हुगली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी का नाम सुना ही होगा यार, ज़रूर सुना होगा सबने। हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर है। उसका जो गंगा नदी की कुल हाइट जो वो कितनी है, 25 मतलब समझते हो, यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। और गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, तो इन नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। और क्यों ज़्यादातर जूट मिल जो है वो हुगली नदी के पास ही स्थित है, तो उसके पीछे रीज़न है। अब 6 पॉइंट में लेकर आई हूँ। 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिखना, 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट लिखना। इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। ठीक है, और अगर कॉपी में करना है तो सारे पॉइंट मत लिखना, अगर तुम्हें लिखने का मन ना करे 3-4 लिख देना कोई से भी। ठीक है,
अब देखो कारक पढ़ते हैं। जूट उत्पादक क्षेत्रों से निकटता, जितने भी जूट का सामान बनाने वाले उद्योग है ना, वो यहाँ पर जूट का जो प्रोडक्शन होता है ना, यानी कि कच्चा माल जो है, खेती जो होती है जूट की, वो पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में ही होती है। ठीक है, तो जब वहाँ पे कच्चा माल है तो मिल भी वहीं पर लग जाएंगी, उद्योग धंधे भी वहीं पर लग जाएंगे, है ना, ताकि कच्चे माल को लाने ले जाने में लागत जो है वो कम आए। फिर दूसरी बात, सस्ता जल परिवहन। अब जो पश्चिम बंगाल का इलाका है ना, वहाँ पे पानी बहुत मिलता है और पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जल परिवहन भी काफ़ी अच्छा है। हर जगह नाव आपको मिल जाएगी, नाव बोट चलती रहती हैं। ठीक है, रोडवेज, रेलवेज और जलमार्ग का अच्छा नेटवर्क है जो मिलों को कच्चे माल की आवाजाही में मदद करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कहीं पर भी आने जाने के लिए, कच्चे माल को पहुँचाने के लिए रोडवेज भी अवेलेबल अच्छी तरीके से, रेलवे का भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, और यहाँ तक कि जल मार्ग यानी कि जो आपके जहाज़ वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी आराम से यहाँ पे मिल जाते हैं। कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता है। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जूट की खेती में ना पानी बहुत लगता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पे पानी बहुत मिल जाता है। पानी कैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है हिमालय पहाड़ों से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं कहाँ पर आके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी कहाँ से पड़ता है, पश्चिम बंगाल से पड़ता है। तो जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो पश्चिम बंगाल से होते हुए ही गिरती है। तो सारी की सारी नदियाँ जो है पश्चिम बंगाल में आती हैं, और पश्चिम बंगाल को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। तो पानी जब बहुत ज़्यादा मिलता है तो जूट की खेती होती है। ठीक है, और उद्योग धंधे यहाँ पे जूट के अच्छे से उग पाते हैं। उग क्या मतलब, फ्लॉरिश हो पाते हैं, उदय हो पाते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रम भी मिल जाता है। भाई यहाँ पे अच्छे से लेबर मिल जाते हैं सस्ते दरों में, तो ये भी बहुत अच्छी कारण है कि सारी जो कंपनियां हैं वो कहाँ पर है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो है, कोलकाता क्या है भाई, हुगली नदी के आसपास के इलाके यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और यह एक शहर है। ठीक है, शहरी केंद्र है जहाँ पे सारी सुविधाएं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, बंदरगाह मतलब पोर्ट, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे बहुत आराम से अवेलेबल है। इसीलिए ये सारे उद्योग कहाँ पर है भाई, जूट हुगली नदी के किनारे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। टिप्पणी करें इस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन उद्यमों के उत्पादों को उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस कारण इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। सिंपल सा सीधा सरल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर टिप्पणी कीजिए। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। ठीक है, तो IT सेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ना दोनों एक ही बात हो जाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन आपको बुक में ना एक ही में पढ़ाया हुआ है, तो दोनों के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद आते हैं भाई, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न तक। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है रेडियो। ठीक है, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योगों के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बनाए जाते हैं। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सारा कहते नहीं हमारा कि IT हब जो है वो बैंगलोर है। जितने भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनकी पहली पसंद होती है बैंगलोर में जाके नौकरी करना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैंगलोर जो हब बनता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक कौन कौन से हैं भाई, केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये जो उद्योग है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्योगों के द्वारा होने वाले पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के सुझाव देने हैं आपको। यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहा है उद्योगों की वजह से, और उस पॉल्यूशन की वजह से जो हमारा पर्यावरण जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी पॉल्यूट हो रहा है, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहली बात, तालाबों और नदियों में छोड़ने से पहले अपशिष्ट को गर्म पानी का उपचार करना चाहिए। यानी कि जो उद्योग धंधे अपना वेस्ट मटेरियल, गरम वेस्ट मटेरियल, गंदा वेस्ट मटेरियल नदियों में छोड़ देते हैं, तो पहले नदियाँ क्या हो जाएंगी, पॉल्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए वो ये बोल रहा है कि नदियों और तालाबों में उस अपशिष्ट पदार्थ को यानी कि वेस्ट को छोड़ने से पहले उसका उपचार करना है, यानी कि उसमें से हानिकारक तत्वों को हटाना है और उसको ठंडा भी करना है। 2 या 2 से अधिक चरणों में पानी का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। यानी कि देखो पानी की सफाई करनी है एकदम अच्छे तरीके से, बार बार उसको जो है साफ़ करो ताकि पीने लायक बन सके, और उसका बार बार इस्तेमाल करो, रीयूज़ करो पानी को। ठीक है, पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्षा के पानी को भी इकट्ठा करना चाहिए हमारे को। भाई वर्षा जल संग्रह है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी उद्योगों द्वारा भूजल संसाधनों की अधिक निकासी खतरा है, वहाँ भूजल संसाधनों का कानून, विनियम
करने की आवश्यकता है। फैक्ट्रियों में कोयले की जगह गैस का इस्तेमाल करो ताकि धुआं ना निकले, और धुआं नहीं निकलेगा तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। शोर को कम करने के लिए, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए मशीनरी को फिर से डिज़ाइन करना चाहिए। मतलब पुरानी मशीन का इस्तेमाल करोगे तो खड़खड़ 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 की आवाज़ तो आएगी ही आएगी, है ना। अब भाई नई तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीनें खरीदो जिसमें आवाज़ ना आए, तो इससे क्या होगा, इससे आपका नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका, सतत विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं और आर्थिक विकास के एकीकरण की आवश्यकता है, यानी कि लोगों को अवेयर करना चाहिए हमारे को। तो इसमें से आपको कोई से भी 3 पॉइंट लेना जो आपको सही लगे, ठीक है। आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने तक के सीमित मत रखो इसको, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट चेक करूँगी मैं, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।